बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम परचेज़ मॉक सेकंड डिस्कस करने लगे हैं F3 का। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर अ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर के लिए करेक्ट क्या है। नेट एसेट्स हमने कहा था कैपिटल को कहते हैं ओपनिंग नेट एसेट्स प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग नेट एसेट्स। यस, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। पहली ही स्टेटमेंट ठीक थी। तो देखो, ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस प्रॉफिट, नो प्लस प्रॉफिट, तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ओपनिंग नेट एसेट्स माइनस क्लोजिंग नेट एसेट्स इज इक्वल टू चेंज इन नेट एसेट्स। ये किसकी इक्वल है? ये चेंज इन नेट एसेट के इक्वल है कि ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान जो डिफरेंस है वो चेंजेस हैं, वो चेंजेस ड्यू टू प्रॉफिट, ड्यू टू कैश इंट्रोड्यूस, ड्यू टू ड्राइंग, वो सारी ये 3 फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आती हैं। और लास्ट क्या है? ओपनिंग नेट एसेट्स प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है, माइनस नहीं होता। और ड्राइंग्स प्लस नहीं होती, ड्राइंग्स क्या होती है? माइनस होती हैं, प्लस प्रॉफिट। तो ये 2 चीज़ें उसने गलत लिखी हुई हैं। ड्राइंग्स को प्लस कर दिया और कैपिटल इंट्रोड्यूस को माइनस कर दिया, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 इसमें, क्योंकि आज मैंने जो क्लास में मॉक दिया था तो उसमें ऑप्शन और इस पीडीएफ में ऑप्शन चेंज हैं, क्योंकि दोनों परचेज़ मॉक हैं। जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, इवन आप अगर ACCA वेबसाइट से भी पे अटैम्प्ट कर रहे हैं या आपने मॉक्स परचेज़ किए हैं, तो उसकी ऑप्शंस चेंज हो जाती हैं, बट ये 4 ऑप्शंस रहती यही हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्या कहते हैं जी, डेल्टा को व्हाट, पहले हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। व्हाट शुड द टोटल अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड। अमोर्टाइजेशन का एक्सपेंस बताना है आपने। तो देखते हैं क्या कहता है जी। डेल्टा को हैज़ कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट ब्रॉट फॉरवर्ड ऑफ 4,20,000। द प्रोडक्ट विच कॉस्ट रिलेट वॉज इन अ कमर्शियल प्रोडक्शन एट द डेट एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो कितने सालों के लिए रेवेन्यू जनरेट करेगा? आने वाले 4 सालों के लिए। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड आपने फर्दर कितने पैसे लगाए? 65,000 डेवलपमेंट पे लगाए, और रिसर्च पे कितने पैसे लगाए? 22,000 आपने रिसर्च के ऊपर लगाए। इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है? ऑल रिसर्च एंड डेवलपमेंट वॉज completed in July 20X9 on Project A, and Delta Co commenced production during the month. Delta Co applies IAS 38 guidance on capitalization and amortization period of 4 years is deemed appropriate. Delta Co policy is to charge a full year amortization in the year of capitalization. तो देखें, 4,20,000 साल के स्टार्ट में आपने पैसे लगाए हुए थे, प्लस 65,000 आपने और पैसे लगाए, तो टोटल हो गए 4,85,000। 485, लाइफ इज़ 4 ईयर्स। तो जब 485 डिवाइडेड बाय 4, तो इट्स 121,250। दिस इज़ अमोर्टाइजेशन। तो यहाँ पे एक बात याद रखें कि उसने हमें टोटल अमोर्टाइजेशन का है। अगर वो टोटल एक्सपेंस कहता है कि टोटल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, फिर मैं रिसर्च को भी ऐड करता। अभी जस्ट वो मुझे उसने स्पेसिफाई कर दिया अमोर्टाइजेशन का, तो मैं इस 22,000 को ऐड नहीं कर रहा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? कहता है पी कैश बुक शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 8210। कैश बुक डेबिट बैलेंस 8210। द फॉलोइंग रिलेटेड इन कैश बुक not recorded in cash book. Bank interest received 95 should be added. A check received for dishonored minus direct debit payment 1045. What is the correct cash book balance? तो मैंने उठाया कैलकुलेटर। 8210 प्लस 95 माइनस 60 माइनस 1045 and answer is 7200. Answer is 7200. This is correct balance.
Question number 4. PICO has discovered an error in the draft financial statement for the year ended 31st May 20x0. A credit sales of 6500 has incorrectly been credited to purchase account. तो अब परचेज को मैं क्या कर दूंगा ठीक करने के लिए, परचेज को मैं क्या कर दूंगा डेबिट कर दूंगा। मैंने इनकरेक्टली क्या किया था क्रेडिट किया था, अब परचेजेस को क्या कर लूँगा डेबिट कर दूंगा। और आपने डेबिट एंट्री क्या की है, डेबिट एंट्री आपने करेक्ट रिकॉर्ड की है। तो डेबिट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, देखें हुआ क्या है, क्रेडिट सेल्स हुई हैं, तो आपने एंट्री करनी चाहिए थी डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स। उसने कहा मैंने ये ठीक किया हुआ है, तो इसका मतलब अब क्रेडिट क्या हो जाएगा, परचेजेस को डेबिट कर दिया और क्रेडिट किसको कर देंगे, सेल्स को कर देंगे। तो इसके साथ पेएबल के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमारे पास डबल एंट्री क्या बन गई, डेबिट परचेजेस। देखो हमने क्या किया था, हमने रिसीवेबल्स को वाकई डेबिट किया था, सेल्स की जगह हमने किसको क्रेडिट कर दिया, परचेजेस को कर दिया। तो अब हम इसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे, रिसीवेबल्स सही रिकॉर्डेड है, परचेजेस को डेबिट करेंगे कैंसिल करने के लिए, और सेल्स जो कि क्रेडिट होनी चाहिए थी हमने नहीं की, अब हम उस सेल्स को क्रेडिट कर लेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है व्हाट शुड बी द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x6। ऑन 1 जनवरी 20x3 को क्या होता है, हमारे पास एक एसेट है 180,000 का। इट इज़ डेप्रिसिएटेड मंथली ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 50 ईयर। ऑन 1 जुलाई 20x6 द फैक्ट्री वॉज रीवैल्यूड। तो अब देखो हमें डेप्रिसिएशन पूछ रहा है, हमारी रीवैल्यूशन कब हुई है, 1 जुलाई 2006 को। 1 जुलाई 2006 को हमारी रीवैल्यूशन हुई है। तो हमने इस पूरे साल की 31 दिसंबर 2006 के लिए हमने क्या निकालनी है, डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो हमें बाकी सारा कुछ नहीं चाहिए, हमने पुरानी 180 के मुताबिक इन 6 महीनों की डेप्रिसिएशन निकालनी है, और 200 के मुताबिक इस पीरियड की डेप्रिसिएशन निकालनी। ठीक है, तो अगर हम पुरानी के मुताबिक देखें 1,80,000 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 2, तो पहले 6 महीनों की जो डेप्रिसिएशन बन रही है वो है 1800। अब नेक्स्ट 6 महीनों की डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा, अब इस 200 को मैं डिवाइड करूंगा रिमेनिंग लाइफ पे। तो कितने साल गुजर चुके हैं, तो प्यारे बच्चों 3 साल गुजर चुके हैं। 50 में से जब 3 और हाफ ये 3.5 ईयर्स जब गुजर जाएंगे, 5 माइनस 3.5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 46.5। तो हम इस वैल्यू को अब डिवाइड करेंगे 200 डिवाइडेड बाय 46.5। तो मेरे पास एक साल की डेप्रिसिएशन आ गई, वो आ रही है 4800। जब मैं उसका हाफ लूँगा तो वो आ जाएगी 2400, और जब मैं इसको ऐड करूँगा, जब मैं हम दोनों इसको मर्ज करेंगे तो पूरे साल की आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 4200। सो 4200 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो बात समझ आ गई। साल के दरमियान में रीवैल्यूशन हुई, तो हमने क्या किया, हमने पुराना 180 के मुताबिक पहले 6 महीनों की डेप्रिसिएशन और अगले 6 महीनों की डेप्रिसिएशन रीवैल्यूड अमाउंट के मुताबिक हमने निकाल ली। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, टैक्स एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। फिर क्या कह रहे हैं, इक्विटी डिविडेंड पेड, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स। तो 2, 3 एंड 4 टैक्स एक्सपेंस नहीं आएगा, बाकी सारी चीज़ें किस में आएंगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आएंगी। फिर क्या कहते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी हाईलाइटेड बाय एक्सट्रैक्टिंग अ ट्रायल बैलेंस। अ ट्रांसपोजिशन एरर, देखो जब आप डेप्रिसिएशन कहता है डेबिट कर रहे थे, ट्रांसपोजिशन एरर हो गया, तो सिर्फ एक जगह पे एरर हुआ तो ट्रायल बैलेंस नहीं रहेगा। द कैश बुक बैलेंस डज नॉट एग्री विद द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का मसला नहीं, ये तो हमारा एक कंट्रोल है, हम इसे रिकनसाइल कर लेंगे। सन्ड्री इनकम हैज़ बिन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड करेक्टली पोस्टेड टू कैश, दोनों एंट्रीज डेबिट हो गया, डेबिट कर दिया, क्रेडिट कुछ ना किया तो क्रेडिट सस्पेंस होगा, तो वहाँ पे ये एरर ट्रायल बैलेंस हाईलाइट करेगा। तो कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस हाईलाइट नहीं करता, ये क्योंकि कंट्रोल की बात है, ये बैंक रिकन्सलेशन की बात है, तो 1 एंड 3
1 एंड 3 ऐसे एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस हाईलाइट करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्या कहता है? कहता है द कैरिंग अमाउंट शुड बी शोन फॉर अ परचेजेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 20x9। तो कह रहा है बताओ 20x9 में कैश फ्लो के अंदर क्या वैल्यू जाएगी परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। तो कितनी आसान सी बात है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह का सवाल आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आप F3 के पेपर में बैठे हों और आपको ये नेटबुक वैल्यू का लेजर बनाना ना आता हो। तो ओपनिंग नेटबुक वैल्यू हमें गिवन है 697680। दिस इज़ ओपनिंग नेटबुक वैल्यू। अब देखो कहता है 350 का एसेट रीवैल्यू के 425 का होगा, तो रीवैल्यूशन इंक्रीज़ कितने का आया? 75,000 का रीवैल्यूशन इंक्रीज़ आया। फिर क्या कहता है? फिर कहता है जी आपने एक एसेट डिस्पोज किया, बेचा 30 का है, उसकी कैरिंग वैल्यू 40 थी, तो कैरिंग वैल्यू लेजर से कैरिंग वैल्यू लेस करेंगे तो डिस्पोजल में कितना आ गया? 40,000 आ गया। कहता है डेप्रिसिएशन इस साल की कितनी चार्ज की है? 82,400 इज़ द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू कितनी है? क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू है 7,20,490 की क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू है। तो जब आप इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा? परचेजेस ऑफ नॉन करंट एसेट पता चल जाएगा। जल्दी से आप भी कैलकुलेटर उठाएं, मेरी स्पीड के साथ मैच करें। हम देखते हैं कौन पहले आंसर निकालता है। और क्रेडिट साइड का टोटल कर लिया, उसमें से आपने डेबिट को माइनस कर लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि परचेजेस कितनी है। तो ये आ रही है 70210। आपने मेरे से पहले निकाल ली होगी 70210। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स इन सी कंपनी financial statement for the year ended 31st March 20x1 in accordance with IAS 10 events after the reporting period. The settlement of a court case against C on 10th of April which confirmed the liability owing to a third party. तो आपसे क्या पूछ रहा है? नॉन एडजस्टिंग पूछ रहा है। तो पहला इवेंट एडजस्टिंग हो गया। ये कौन सा इवेंट है? दिस इवेंट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 2 पे जाते हैं। कहता है दैट द डिस्कवरी ऑफ अ मटेरियल फ्रॉड ऑन 8th of April 20x1 रिलेटिंग टू द प्रीवियस 2 years। पुराने 2 सालों का कोई फ्रॉड था, वो आपको भी पता चला। तो ये फ्रॉड भी हमने कहा था ये क्या है? एडजस्टिंग इवेंट होता है। तो दो हमें एडजस्टिंग इवेंट्स पता चल गए। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या कहता है? दी अनाउंसमेंट ऑफ अ रिस्ट्रक्चरिंग प्लान आफ्टर द ईयर एंड। आफ्टर द ईयर एंड आपने मैंने कहा था कोई भी मेजर एसेट ख़रीद रहे हैं, कोई मेजर एसेट परचेज़ कर रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नॉन एडजस्टिंग होती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नॉन एडजस्टिंग है, वो कौन सा है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। क्या कहते हैं 10 क्वेश्चन नंबर बनाने वाले? कहते हैं महमूद ट्रायल बैलेंस शोज द फॉलोइंग बैलेंसेज। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट प्रेजेंटेड एज महमूद इन इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इक्विटी क्या होगी? इक्विटी में देखें ऑर्डिनरी शेयर्स आएंगे, रीवैल्यूशन आएगा, रिडीमेबल नहीं आएगा। रिडीमेबल डेट होता है, रिटेन अर्निंग आएगी और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी आएगा। तो इन सबको आप ऐड कर लें। 600 प्लस 225 प्लस 420 प्लस 50,000, तो आपके पास आ जाएगा 1295,000 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या फरमाते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 वाले कहते हैं सी परचेज लैंड एंड बिल्डिंग विद कॉस्ट 250,000 इंक्लूडिंग 75 फॉर द लैंड। ये कल भी इस तरह का हमने सवाल किया था। मैंने कहा था लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इकट्ठी होती है बट लिखी इकट्ठी जाती है। लैंड इसलिए बताई जाती है कि आप इस 250 में से लैंड को अलहदा करें ताकि डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकें। डेप्रिसिएशन लैंड पे चार्ज नहीं होगी, लिखा लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठा जाएगा, बट हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो किस पे करेंगे? वो 250 माइनस 75 विच इज़ 175,000 पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कहता है द बिल्डिंग हैड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 40 ईयर्स। ही रीवैल्यूड द लैंड एंड बिल्डिंग टू द करंट वैल्यू ऑफ 500,000 on 1st of November 20x9. The valuation include 140 for the land. There was no change in the remaining useful life of the building after revaluation. तो कहता है क्या है? सी कंपनी ईयर एंड इज 31st अक्टूबर 31st अक्टूबर
and depreciation is provided for using the straight line method. What should the balance on the revaluation surplus be immediately after the revaluation? तो याद रखो, अगर कभी भी revaluation की बात करें, revaluation surplus की बात करें, प्रॉफिट या लॉस की बात करें, डिस्पोजल की बात करें, चेंज इन एस्टीमेट की बात करें, तो इन सारी बातों के लिए हमें एक ही बात चाहिए। वो बात क्या है? वो बात क्या है? वो बात कैरिंग वैल्यू है। हमने क्या फाइंड करना है? हमने कैरिंग वैल्यू फाइंड करनी है। हम कैरिंग वैल्यू को किससे कंपेयर करेंगे? हम कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करेंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व के साथ। हम रीवैल्यूड अमाउंट के साथ कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से हमें क्या पता चल जाएगा? रीवैल्यूएशन रिजर्व पता चल जाएगा। चलें चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है? 250,000 कॉस्ट है। अब मैंने कहा था आपने लिखना क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग को इकट्ठा लिखना है, बट डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करनी है? डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ 175,000 पे चार्ज करेंगे। कैसे चार्ज करेंगे? टोटल लाइफ कितनी है? 40 ईयर्स है, तो आप एक साल की डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? 175,000 डिवाइडेड बाय 40। कितने साल गुजर चुके हैं? अगर देखा जाए तो कितने साल हो चुके हैं? 2006 से 7 1, 7 से 8 2 और 8 से 9 3, 3 साल हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है? कैलकुलेटर उठाओ जल्दी से। 175,000 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 3, आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 3 सालों की। वो आ रही है 161,875। तो जब आप 161 माइनस करोगे 250 से, तो आपके पास क्या आ जाएगी? कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। और इस कैरिंग वैल्यू को क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे। देखें क्या वैल्यू आएगी जब इससे डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, तो वैल्यू आ रही है 13125। तो 13125 जब माइनस करेंगे तो आपके पास कैरिंग वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस्ट कितनी है? $250,000 माइनस 13125, तो ये आ गई 236,875। अब रीवैल्यू के कितने में चला गया? 500,000 पे चला गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है वो रीवैल्यूशन रिजर्व है। तो 500,000 माइनस 236,875, तो ये बन गया 263,125। 263,125, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कहता है व्हाट शुड बी द बैलेंस ऑन द रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बी एट 31 अक्टूबर 20x9। तो हमें क्या चाहिए? हमें रिसीवेबल लेजर बना लेना है। ओपनिंग रिसीवेबल्स कितने आ गए? 221,588। कैश रिसीव फ्रॉम रिसीवेबल 568। क्रेडिट सेल्स 166,100। कैश सेल्स नहीं आएंगी। डिसऑनर चेक डेबिट साइड पे आते हैं, कॉन्ट्रा क्रेडिट पे आता है। तो जब आप इसे लेजर को बैलेंस करेंगे तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है जी? 263। इट्स 263,237। 263,237, बिल्कुल सिंपल। रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस, ये वो साइड है जहाँ पे रिसीवेबल बढ़ते हैं, ये वो साइड है जहाँ पे रिसीवेबल्स कम होते हैं। हम बार 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 ये बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्या कहता है जी? Vico is being sued by a competitor for copying one of its design. The case is in early stage and has not yet gone to court. However, Vico lawyers नहीं है, lawyers हैं, feel that the competitor has a good chance of success even though the financial effect cannot be yet be estimated. तो देखो, जब फाइनेंशियल इफेक्ट एस्टिमेट नहीं किया जा रहा होता, प्रोविजन की 3 कंडीशन बताई थी, बार बार हमने बात की थी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का होना, प्रोबेबल का होना और बेस्ट एस्टिमेट का होना। जब हमारे पास एस्टिमेट ही नहीं तो प्रोविजन नहीं होगी, और जब प्रोविजन नहीं होगी तो अगली बात क्या है? हमें कॉन्टीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्या कहता है? ऑन 1 सितंबर 20x9 द ओपनिंग बैलेंस ऑफ जी सेल टैक्स अकाउंट इज 5250 क्रेडिट। ड्यूरिंग द मंथ ही मेक सेल्स नेट ऑफ सेल्स टैक्स। सेल्स नेट ऑफ सेल्स टैक्स हैं, तो कैसे टैक्स सेल टैक्स रेट कैसा है? 10% है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10। तो हमारे पास ये टैक्स आ गया, इसकी नेचर क्रेडिट है। परचेजेस क्या हैं? इंक्लूसिव ऑफ टैक्स हैं, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 110 से, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हमारे पास टैक्स आ जाएगा, इसकी नेचर डेबिट है। तो अब आपसे कह रहा है कि बताओ बैलेंस क्या है। ओपनिंग बैलेंस भी हमारे पास गिवन है, कितना है? क्रेडिट है 5250। तो यहाँ से हमने पहले निकाल लिया 6150 का 10%, तो हमारे पास डायरेक्ट आ गया 6215। और फिर हमने निकाल लिया
940 डिवाइडेड बाय 110 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास आ गया 646540। तो जब हम इस सारे को नेट करेंगे, क्रेडिट क्रेडिट ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास आ गया 4925। तो हमारे पास क्या आ गया जी, 4925 क्रेडिट, लाइबिलिटी है, क्रेडिट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है जी, कहता है एम को परचेज एन मशीन ऑन 1 November 2009 फॉर कैश। द इनवाइस शोड द फॉलोइंग डिटेल्स: परचेज ऑफ मशीन, परचेजिंग, शिपिंग टू मैपल को प्रेमिसेस, इंस्टॉलेशन, साइट प्रिपरेशन बिफोर इंस्टॉलेशन। कहता है व्हाट इज़ द डबल एंट्री टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ द एसेट। तो देखें ये तमाम चीज़ें एसेट की कॉस्ट में ऐड होती हैं। तो टोटल कैश हमने कितना पे किया, 685। तो नॉन करंट एसेट भी कितने से बनेगा, 685। तो कहता है बताओ कि कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है। तो अगर आप देखें ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, 400 यूनिट थी, पॉइंट एक की प्राइस 4 थी, फिर 500 थी, एक की प्राइस 4.2 थी, तो हमने 600 यूनिट बेची। तो पहले हमने कहा 400 वाली बेचेंगे, फिर इसमें से देंगे। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेटी कैश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेटी कैश इज ट्रू। Under the Impress system, petty cash is topped up by a fixed amount each period. No, up to fixed amount. अब by a fixed amount नहीं है, ये है to a fixed amount। ये कहाँ पे होता है, नॉन इम्प्रेस्ड में होता है। ये बात ठीक नहीं है। FA1 A record of petty cash transaction should be maintained to help prevent funds being abused for personal use. Yes. Petty cash does not form of company cash book balance in the final accounts. No. पेटी कैश भी आपका एसेट है और वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा जाता है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अ कंट्रोल अकाउंट इज द फर्स्ट प्लेस A control account is the first place a transaction is recorded. No. A control account reconciliation is not needed if day books are kept. Day books होंगी वो उसी का टोटल तो कंट्रोल अकाउंट में जाता है, ये भी गलत है। Control account show a summary of transaction from the day books. Yes. A control account is mean of checking the underlying accounting records are correct. Yes, both are correct. Question number 19. A started in business on 1st April 2007. He buy broken clocks, repair them in his factory and resells them. He has incurred the following cost. तो क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी, मटेरियल यस, शिपिंग इनवर्ड यस, सेलिंग एक्सपेंस नो, इंपोर्ट ड्यूटी यस, लेबर यस, postage and packaging selling expense no, factory rent yes, factory rent yes। कहता है द लेबर एंड फैक्ट्री रेंट कॉस्ट फॉर इनकल्ड सोल्डी ऑन द रिपेयर ऑफ द क्लॉक। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स में इस वजह से ऐड होगी। तो जब हम जो मैंने यस कहें आप इन्हें ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 129055। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हैं। अकॉर्डिंग टू द IASB कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अक्रूवल कंसेप्ट है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, तो रेलेवेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इट इज़ सेवरल लीगल एंटिटी टू इट्स ऑनर। येस। इट इज शेयर होल्डर आर पर्सनली लाइबल फॉर डेट्स। नो। इट्स पे डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू शेयर होल्डर्स। येस। तो 1 and 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाएं। कहता है जी, आर हैज़ रिसीव अ स्टेटमेंट फ्रॉम हर सप्लायर रॉस विच स्टेट दैट रैकल ओवर्स रॉस 3213. This does not agree with Rakel's record. After investigating the balance, Rakel has discovered the following differences. Rakel has failed to record a contra of 65 in her payable control account. An invoice of 392 has been omitted from Rakel's record. Ross has not recorded a trade discount of 25% on an invoice of $360. What is the correct balance owing to Ross? Ross का correct balance क्या है? तो देखो
रॉस के डाटा में हमारा सप्लायर रॉस है, उसने हमें बिल भेजा, उसमें ये लिखा हुआ है जो रैकल्स के रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा। अब क्या हुआ, रैकल हैज़ फेल्ड टू रिकॉर्ड अ कॉन्ट्रा, तो ये रॉस ने तो लिखा होगा, तो इसमें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन इनवाइस हैज़ बिन ओमिटेड फ्रॉम रैकल्स रिकॉर्ड, तो ये भी रैकल्स हमें कौन सा रिकॉर्ड दिया हुआ है, रॉस का दिया हुआ है, तो ये एडजस्टमेंट भी रॉस में नहीं होगी। रॉस हैज़ नॉट रिकॉर्डेड अ ट्रेड डिस्काउंट, कितना ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया, 360 का 25%, तो जब हम रिकॉर्ड करेंगे वो कितना बनता है 90, तो जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3213 माइनस 90, तो यू विल गेट 3123 दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, Zara pay her annual insurance in advance on 1st January each year. On 1st January 20x she paid 450 and on 1st January 20x7 she paid 510. What should the insurance charge be in the statement of profit and loss for the year ended 30th November 20x7? तो देखो ईयर एंड क्या है, मैंने वही जो आपको फार्मूला और तरीका समझाया था, ये ईयर एंड है। तो ये ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा, 1 दिसंबर 2006 को। अब यहाँ से आगे आपने 12 महीनों का जो बिल दिया है वो है 510 और पिछले 12 महीनों का जो बिल है वो है 450। तो 450 में इधर कितने महीने फॉल करते हैं, 1 मंथ। 450 मल्टीप्लाई बाय 1/12 और 510 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 11/12। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। 450 डिवाइडेड बाय 12 37.5 और 510 divided by 12 multiplied by 11, 467.5. when we add them it's 505. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 24। P, a limited liability company, is preparing financial statement for the year ended 30th November 2007. The company has estimated its tax charge, तो दिस इज एस्टिमेट और यही हमारे लिए टैक्स पेबल भी होगा। कहता है देयर वाज आल्सो 1500 इन द ट्रायल बैलेंस ओवर प्रोविजन, तो ओवर प्रोविजन है तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो 43,500 इज आंसर। नेट प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता है और करंट ईयर टैक्स एस्टीमेट कहाँ लिखा जाएगा, टैक्स पेएबल पे आएगा। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। कहता है एफ ओपन अ सस्पेंस अकाउंट विद अ डेबिट बैलेंस ऑफ 650। आप लोगों का फेवरेट सवाल, सस्पेंस। He discovered the following error. Bank interest received of 43 has been debited to interest payable and credited to cash. Debit credit equal है, बेशक गलत है, no suspense. Cash sales has not been recorded in sales, तो क्रेडिट कुछ नहीं किया, तो क्रेडिट क्या हुआ होगा, सस्पेंस। जब ठीक करेंगे तो सस्पेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। हमें पूछ रहे ना आफ्टर दीज एरर, तो सस्पेंस देखो आपने क्या किया, डेबिट कैश क्रेडिट कुछ ना किया, तो क्रेडिट क्या हो गया, सेल्स की जगह सस्पेंस हो गया। जब ठीक करेंगे डेबिट सस्पेंस क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। फिर क्या कहता है, डिस्काउंट रिसीव ऑफ 118 हैव ओनली डेबिटेड टू पेएबल, आपने डेबिट किया क्रेडिट कुछ ना किया, तो ठीक है, डेबिटेड टू पेएबल, डिस्काउंट रिसीव डेबिटेड टू पेएबल, तो डेबिट कर दिया तो क्रेडिट क्या हो गया होगा, क्रेडिट क्या हुआ होगा, डेबिट हो गया, क्रेडिट कुछ नहीं हुआ, क्रेडिट सस्पेंस हुआ होगा। जब ठीक करेंगे तो सस्पेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 118 से। तो जब हम इस सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास डेबिट बैलेंस आ जाएगा कितना, 1478। अच्छा, ये वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे से फिज़िकल ये मॉक दिया और क्लास में थे, तो वहाँ पे जो तीसरा एरर था वो चेंज है। अच्छा, आप अपने मॉक का अगर देखें तो मॉक में लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउड ऑफ 118 हैव बीन ओनली क्रेडिटेड, तो वहाँ पे क्या होगा,
आपने क्रेडिट किया है तो सस्पेंस डेबिट हुआ होगा, और जब ठीक करेंगे तो सस्पेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए आपका जो आंसर लगाया है, जो मेरे क्लास वाले बच्चे हैं ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ, वो डेबिट आंसर है उनका, क्योंकि वो ये स्टेटमेंट चेंज है, बाकी सारा मॉक हुई है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, 6 लाख शेयर्स हैं, 3 लाख के शेयर्स हैं, प्रीमियम 150 का है, बोनस इशू कितने हुए हैं, हर 4 के बदले 1, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 × 1, तो हर 4 के बदले 1 कितने शेयर्स आपने इशू किए, 6 लाख डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 150,000, तो बुक वैल्यू कितनी है 0.5, तो इसका मतलब 75,000 कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा और 75 ही माइनस हो जाएगा प्रीमियम से। फिर क्या कहता है, आपने 1 लाख शेयर्स इशू किए 2.5 के, तो देखो 1,50,000 ऐड हो जाएगा किधर, क्योंकि हमें क्या पढ़ा था, शेयर कैपिटल इज़ ऑलवेज क्रेडिटेड विद बुक वैल्यू, और प्रीमियम में कितना चला जाएगा 2 लाख, क्योंकि 2.5 का शेयर दिया, 0.5 शेयर कैपिटल और $2 शेयर प्रीमियम। तो अब अगर हम देखें, हमारा कैपिटल कितना हो चुका है 425 और प्रीमियम कितना हो चुका है 275। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 27। M has closed off his ledger account and has extracted the following balance prior to trial balance। तो कहता है बताओ सस्पेंस क्या होगा, सेल्स क्रेडिट, पेबल क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, नॉन कंटेस्टेड डेबिट, रिटर्न इनवर्ड डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट, कैश डेबिट। तो अब आपने क्या करना है, डेबिट क्रेडिट आपके पास हैं, आप इन्हें क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे और वीक साइड पे क्या बना लेंगे, सस्पेंस बना लेंगे। तो सस्पेंस कौन सी साइड वीक आ रही है, क्रेडिट साइड वीक आ रही है, कितने से, 4677 से। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाएं। कहता है ए हैज़ नॉट केप्ट एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग ड्यूरिंग द ईयर शी परचेज दीज इन्वेंट्री, और ये क्लोजिंग है। तो देखो ओपनिंग है ही 0 प्लस परचेजेस कितनी है माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो देखो ओपनिंग कितनी है 0 प्लस 150 माइनस 35 इज इक्वल टू 115। तो हमारे पास क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। तो क्या है, मार्कअप है, 100% वैल्यू हमें गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 20%। तो देखो 1,15,000 का डायरेक्ट आप 20% भी ले सकते हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा 23,000। कितना आ रहा है 23,000। क्वेश्चन नंबर 29 पे जाते हैं। क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट। अ ट्रायल बैलेंस इज नॉट नेसेसरी इफ द कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलेशन आज परफॉर्म्ड। ऐसी तो कोई बात नहीं है, ट्रायल बैलेंस फिर भी बनाएंगे इफ़ द ट्रायल बैलेंस एग्री दैट इट इज़ अनलाइकली दैट देयर आर एनी मेजर एरर इन द अंडरलाइंग। यहाँ पे देखो बात कह रहा है देयर आर एनी एरर, कहता है फिर मैं गलत कर देता, हाँ बड़ा कोई मेजर एरर नहीं हुआ, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट क्या है, इक्वल हैं। A closing credit balance on the cash ledger is shown under the debit column of a trial balance। तो ये बात क्या है, ये बात गलत है, जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, वो क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस कह रहा है। अच्छा, तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट ही है ना, डेबिट बैलेंस डेबिट साइड पे, तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे, तो कौन सी बात ठीक है, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, एम डज नॉट कीप फुल accounting record for her business, but she does have the following information relating to past year: opening inventory, purchases, closing। तो हमारे पास इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स है, और हम इनसे क्या पूछ रहे हैं, सेल्स। हमें क्या दिया हुआ है, मार्जिन। तो सेल्स कितने परसेंट होती हैं, 100%। हमें क्या दिया गया है, कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है, 70%, तभी प्रॉफिट 30% आएगा। तो जो कॉस्ट दी गई है
ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग, उस कॉस्ट को डिवाइड करें किससे, 70 से, मल्टीप्लाई करें 100 से। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हुआ क्वेश्चन उसने दिया। ओपनिंग इन्वेंट्री 34,000 प्लस परचेजेस 182,000 माइनस क्लोजिंग 48,000, तो 168,000 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट्स 2,40,000, 2,40,000। 31 देखें, एसेट टेस्ट रेशो आपने निकालनी थी। एसेट टेस्ट रेशो क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स कितने हैं अगर आप देखें, असल में ये है ना, इन्वेंट्री को ऐड ही नहीं करते। तो 400 डिवाइडेड बाय ये कितनी हो गई जी, 450। 400 डिवाइडेड बाय 450, तो ये आ जाएगा 0.9। तो उसने 1 डेसिमल का है तो 0.9। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्या चीज़ ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड जर्नल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट कैन बी कैपिटलाइज्ड। Repair and renewal undertaken on asset can always be capitalized. Expenditure to maintain or repair must be capitalized. Expenditure that improve an asset earning capacity can be capitalized. Yes. Question number 33 पे आ जाए। The following material events took after the reporting date but before the financial statement were authorized for issue. Which two are adjusting events? The settlement of a court case. Yes. कोर्ट केस क्या है, एडजस्टिंग है। और दूसरा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, इन्वेंट्री हेल्ड एट रिपोर्टिंग डेट दैट वाज सोल्ड बिलो देन इट्स कॉस्ट आफ्टर ईयर एंड। तो ए और डी। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू। Comparison of a company's full financial ratio with other company financial ratio can help investor understand the significance of the figures in the financial statements. Yes. Ratio analysis is only useful if industry averages are available. तो ये तो नहीं हो सकता, आप इंडस्ट्री ना भी हो, हम अपने पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं, बजट से कंपेयर कर सकते हैं। मेकिंग कंपैरिजन विद अदर कंपनीज कैन बी डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट कंपनी में चूज। यस, तो 1 and 3। नेक्स्ट क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिड्यूस अ कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। रिड्यूस की बात कर रहा है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो मार्जिन बढ़ेगा, तो ये बात तो कह रहा है कम होने की, तो ये बात तो ठीक नहीं है। इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ परचेज नॉट पास टू कस्टमर। यस, जब हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज बढ़ गई और हम फिर भी सस्ती चीज़ें बेच रहे हैं तो हमारा मार्जिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये बात ठीक कर रहा है। अ चेंज इन द प्रोडक्ट सेल्स मिक्स रिजल्टिंग इन फ्यू सेल्स ऑफ द मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। कहता है आपने कम सेल्स की हैं, ज़्यादा प्रॉफिटेबल की, तो ओवरऑल मार्जिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 1 and 2 आर करेक्ट। तो देखो बच्चों, ये था पहला पार्ट जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं F3 में तो आपने जो फोकस करना है वो सेक्शन बी पे ज़रूर फोकस करना है। तो सेक्शन बी पे मैंने बहुत सारा मटेरियल आपके साथ शेयर किया है, बहुत सारे मैंने अपलोड भी किए हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए बहुत सारा कुछ अपलोड भी हुआ है। तो आइए चलते हैं, पहला सवाल जो कि अगेन किसका है, कंसोलिडेशन का है। 1 फ़रवरी को आपने एंटिटी को ख़रीदा, ईयर एंड क्या है, 31 अक्टूबर। तो आप यहाँ से मंथ गिन सकते हैं कितने मंथ्स हुए हैं। हमने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हम उन मंथ्स के मुताबिक अपने आप को क्या करेंगे, डाटा को टाइम अपॉर्चन करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कहते हैं जी, हमें पहली रिक्वायरमेंट क्या है,
3 मार्क्स के लिए पहली रिक्वायरमेंट थी। कहते हैं जब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो क्या होगा। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ डब्ल्यू विच इज़ पेरेंट लिखे जाएंगे, यस लिखे जाएंगे। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ बी, बी कौन है, सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी के लिखे जाएंगे नहीं, सेकंड हमसे स्किप हो गया। प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग, प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑफ बी, तो प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग बी नहीं लिखी जाएंगी। इन्वेस्टमेंट इन बी, इन्वेस्टमेंट इन बी भी नहीं लिखी जाएगी। करंट एसेट्स यस, करंट एसेट्स यस, दोनों के करंट एसेट्स पी प्लस एस होते हैं। तो आपने देखा 6 आपके पास स्टेटमेंट थी और हर इसका 0.5 मार्क्स थे। 3 नंबर के लिए हमने देख लिया। फिर क्या कहता है जी, इन एडिशन टू द एक्सट्रैक्ट्स प्रोवाइडेड अबव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट। डब्ल्यू परचेज इट्स 60% ऑफ बीज 10 मिलियन शेयर्स, तो इसका मतलब आपने 6 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं। एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है 0.5 और मार्केट वैल्यू कितनी है 1.5। At 1st Feb 20x8, the retained earning of B were 9060. The fair value of NCI was determined using the market value share price. What is the consolidated profit for the year of profit and loss for the year ended this and this? तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली कितने महीने हुए हैं ख़रीदे हुए, कितने महीने हुए हैं ख़रीदे हुए, अगर आप देखें तो ख़रीदे हुए हमें महीने हुए हैं 9 मंथ्स। तो पेरेंट का 100% प्रॉफिट, पेरेंट का प्रॉफिट कितना है 12706 प्लस सब्सिडरी के प्रॉफिट का, क्योंकि आपस में इंटर ग्रुप सेल्स कुछ नहीं है, 8200 इंटू 9/12, तो ये हमारा पूरे साल का प्रॉफिट आ रहा है 18856। फिर क्या कह रहा है, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। तो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स सिंपल पी प्लस एस, पी के कितने हैं 29860 प्लस 14895, तो ये आ गया जी 44755। फिर क्या कहता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कैसे निकालेंगे, अगर आप जाके देखें पिछली पार्ट पे तो उसने इन्वेस्टमेंट आपको शायद दी भी हो। इन्वेस्टमेंट कितनी है 9000 की आपने इन्वेस्टमेंट की है। अगर आप निकालना चाह रहे हैं, आपको शौक है, तो देखें आपने 10 मिलियन शेयर्स थे, आपने 60% ख़रीदा, मतलब आपने 6 मिलियन ख़रीदा। तो 6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय एक शेयर कितने का ख़रीदा मार्केट वैल्यू, तो ये आ गया 9000। तो ये आपके पास पहली कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई 9000। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई देखो, हमने 10 में से 60% ख़रीद लिया, तो बाकी 40% किसका है एनसीआई का, वो कितने हैं 4000। हमने कहा था उसके लिए मार्केट वैल्यू लिखो, तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन कितनी आ गई 6000। तो ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ बी कितने थे, अगर आप देखें तो वो थे 5000। रिटेन अर्निंग कितनी है 9060। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर साल के शुरू में होगी 9 महीने हुए तो 9 महीनों का प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में ऐड कर दें, तो इस दिन पहुंच जाएंगे ओपनिंग में। या मैंने कहा था क्लोजिंग हो तो क्लोजिंग से 3 महीनों का प्रॉफिट, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग हो तो 3/12 प्रॉफिट क्या करेंगे 3/12 प्रॉफिट माइनस कर लेंगे, तब आप इस डेट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और गुडविल एट एक्विजिशन यहाँ पे आपने फार्मूला लिखना था। फार्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई माइनस नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन। और गुडविल तमाम डाटा क्या होता है एट एक्विजिशन होता है। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई माइनस 100% फेयर वैल्यू ऑफ बी नेट एसेट्स। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन गिवन होते हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि आपको पता है। फिर टास्क 3 पे आ जाएं फॉर 3 मार्क्स।
कहता है डब्ल्यू इंटेंड टू सेल गुड्स टू बी इन द फ्यूचर एंड इज अनसर्टेन एज हाउ टू दीज transaction should be reflected within the consolidated financial statement. W makes a markup of 25% on cost on all sales. The consolidated statement of profit and loss will include. तो देखो आपस की ट्रांजेक्शन हम इंक्लूड करते हैं, हम नहीं इंक्लूड करते, तो 0% आएगा. द प्रॉफिट ऑन द सेल्स टू बी शुड बी एलिमिनेटेड. तो पर्फ हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, बिकॉज दे अकर इन द ईयर. या ये सेपरेट लीगल एंटिटीज़ हैं या सिंगल एंटिटी कंसेप्ट है, तो ये सिंगल एंटिटी कंसेप्ट है. फिर क्या कहता है, द एन सी आई ऑफ बी इज़ affected by the accounting treatment of intragroup sales within the consolidated. तो कहता है जी the NCI of B is not affected, is not affected. तो ये आपका कंसोलिडेशन का एक सवाल था जी. लास्ट क्वेश्चन है, कहता है जी ट्रायल बैलेंस गिवन है, रेवेन्यू गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है. कहता है अंडर विच हेडिंग द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विद डिस्काउंट रिसीव. तो डिस्काउंट रिसीव कहाँ पे आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा. नेक्स्ट चलते हैं टास्क 2 की तरफ. अच्छा जी, क्या कहता है जी, टास्क टू यूज़ द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट्स टू द ट्रायल बैलेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ए ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 20x8 इज़. आपने क्या बताना है, आपने बताना है ग्रॉस प्रॉफिट. तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज़ ग्रॉस प्रॉफिट. तो चलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट चेक करते हैं. रेवेन्यू है हमारे पास 13800 माइनस 10350, इट्स 3450. कैरेज इनवर्ड हमने कहा था ऐड होगी, कैरेज इनवर्ड ऐड होगी किसमें, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड होगी. तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3250. हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 3250. फिर क्या कहते हैं जी, इसके बाद आपने क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपने कौन सी दो एडजस्टमेंट्स करनी है. तो जारी बात है फिर आप एक्सपेंस माइनस करेंगे. कौन सी दो एक्सपेंस हैं, देखें दो माइनस कहाँ पे ये हैं, देख भी लेते हैं ये दो माइनस क्यों हैं, चेक कर लेते हैं. 450 आउटवर्ड है, ये माइनस होगा, रेंट भी माइनस होगा. तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमने ये दो एडजस्टमेंट्स करनी हैं. जब ये दो एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा. फिर क्या कह रहा है, ये सवाल मैंने कितनी दफ़ा बच्चों को कहा और कराया. इस साल का टैक्स एस्टीमेट क्या है 63, तो यही टैक्स पेएबल है 63. हमें ओवर प्रोविजन दी हुई थी 63 माइनस ओवर प्रोविजन कितनी थी 30, तो करंट ईयर टैक्स एक्सपेंस कितना आएगा 33. टास्क 4 एंड 5 क्या कहता है, इन अकॉर्डेंस विद IAS 2 इन्वेंट्री मस्ट बी स्टेटेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, net realizable value. A reduction in the value of year-end inventory will result in decrease in gross profit. जब वैल्यू कम हो जाती है, हमने कहा था ना क्लोजिंग इन्वेंट्री का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, प्रॉफिट के साथ. टास्क 4 देखते हैं, कहता है जी फॉर ईच ऑफ द आइटम अबव 1 2 3 आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ एनी एडजस्टमेंट ऑन द क्लोजिंग इन्वेंट्री. पहला देखते हैं, कहते हैं 300 आइटम है जिनकी कॉस्ट है 2 और
अब कितने की है 2.4। तो अब इसका मतलब क्या है, हमने तो लोअर पे 2 पे रिकॉर्ड की हुई है, ठीक रिकॉर्ड की हुई है, तो इसका मतलब इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब क्या कहता है 500 आइटम है 4 की। अब जब उसे मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करके कितने की बेचेंगे 4.6 पे, और मॉडिफाई करने की कॉस्ट कितनी है 0.8। तो 4.6 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 3.8। तो अब आप किस पे रिकॉर्ड करेंगे, NRV पे। तो NRV पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि कॉस्ट कितनी है 4, NRV है 3.8, तो ये इन्वेंट्री क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तीसरा देखें, कहता है जी आपकी इन्वेंट्री 400 डिस्ट्रॉय होगी आफ्टर द ईयर एंड। तो दिस इज़ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट भी इफेक्ट नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों ने कहा फायर होगी, जल गई और इन्वेंट्री डिक्रीज़ हो जाएगी, तो ये बात ठीक नहीं है। लास्ट टास्क 6 देखें क्या कहता है जी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है 20,000 का, शेयर कैपिटल कितना है 8,000 एंड 32,000। और आपसे क्या कह रहा है, राइट इशू रिजल्ट्स इन कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। राइट इशू में आप क्या करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व होता है, यस। बोनस इशू में कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व होता है ना, बोनस इशू में हम क्या कर रहे होते हैं, रिजर्व को डेबिट कर रहे होते हैं, और क्रेडिट किसको कर रहे होते हैं, शेयर कैपिटल को। राइट इशू रेजेस कैश, यस। A bonus issue is also known as कैपिटलाइजेशन इशू, यस। अभी हमने कहा कि ये कैपिटलाइजेशन हो रही होती है। A bonus issue increase capital विदाउट डिल्यूटिंग करंट शेयर होल्डिंग, यस, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को है तो आपकी होल्डिंग जो है वो क्या है, डाइल्यूट नहीं होती। फिर क्या कहते हैं जी, शेयर प्रीमियम इज़ अ नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल, क्योंकि कैपिटल रिजर्व है ना, कैपिटल रिजर्व नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व होते हैं। एक नंबर इसका भी आ गया। अब क्या कहता है, शेयर प्रीमियम का बैलेंस क्या होगा। तो ओपनिंग शेयर प्रीमियम कितना है 8,000। अब आपने देखें हर 4 के बदले एक शेयर दिए हैं, हर चार के बदले आपने एक शेयर दिए हैं, तो आपका शेयर कैपिटल क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो गया, कितने से इंक्रीज़ हो गया, अगर आप देखें 20,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 5,000 शेयर दिए, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो 1,000 से आपका क्या हो गया, पहली ट्रांजैक्शन के बाद अब आपका प्रीमियम 9,000 हो चुका है। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है, आपने बोनस किया 1 for 5, तो अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो चुके हैं 25। हर 5 के बदले एक, फिर 5 है, 5 कैपिटल में ऐड हो जाएगा, प्रीमियम से माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास क्या प्रीमियम आएगा, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 4,000। थाउजेंड क्योंकि ये ऊपर भी उसने 1000 दिया हुआ। ठीक है जी, तो ये हमारा परचेज़ मॉक, सेकंड परचेज़ मॉक था, जो कि हमने जल्दी से कोशिश की कि हम इसको देख लें। तो आप जिन्होंने फ़िज़िकली मॉक दिया है वो ज़रा चेक भी कर लें अपनी गलतियों को। इंशाअल्लाह कल इंशाअल्लाह मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।